बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत ये पाठ्य पुस्तक आती है। इसमें हम सृजनात्मक लेखन पढ़ रहे हैं। अध्याय 10 है और कथा और पटकथा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कथा और पटकथा दोनों के बारे में जाना। कथा यानी कहानी, और जब उस कहानी को कैमरे के द्वारा या मशीनों के द्वारा, तकनीशियों के द्वारा जब पर्दे पर फिल्माया जाता है तो वो पटकथा बन जाती है। यानी पर्दे पर जिस कथा को फिल्माया जाता है, कहानी को फिल्माया जाता है, वो पटकथा बन जाती है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा पटकथा यानी पर्दे पर फिल्माई जाने वाली कथा और नाटक के बारे में, दोनों में क्या अंतर है। इसके साथ ही हमने फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड के बारे में भी पढ़ा और साथ ही हमने जाना कि ये किस तरह ये कहानियाँ लिखी जाती है। आज हम इसके बारे में, आज हम इस कक्षा में ये जानेंगे कि ये जो पटकथा है, जो किस प्रकार मतलब एक दृश्य के रूप में, घटनाओं के रूप में हमारे सामने आती है। यानी इसको एक लिखने का तरीका होता है। हम इसको एक कथा या कहानी के रूप में लिख करके नहीं छोड़ सकते हैं। यदि हमने कहानी के रूप में लिख करके इस पटकथा को छोड़ दिया तो बच्चों फिर वो जो संवाद है वो क्या है, जो अभिनेता या अभिनेत्री जो भी होते हैं उन संवादों को बोल नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें घटना है, दृश्य है, परिदृश्य है, वो सब एक तरीके से एक सीरियल में लगाने पड़ते हैं। तो आज हम यह कक्षा में पढ़ेंगे कि किस प्रकार पटकथा को लिखा जाता है। जैसे मसलन हम दिखाते हैं हमारा कम पढ़ा लिखा नायक गांव में नदी में डूबते एक बच्चे की जान बचाता है। ठीक उसी समय हजारों मील दूर किसी महानगर में रहने वाला हमारा नायक अपनी बेशकीमती विदेशी कार से एक बूढ़े फेरी वालों को टक्कर मार देता है। कालांतर में दोनों नायकों की मुलाकात देश की राजधानी में होती है। नायक नंबर 1 अब बहुत बड़ा मजदूर नेता बन गया है और नायक नंबर 2 एक कामयाब उद्योगपति है। यानी एक कहानी लिखी गई है, इस तरीके की कहानी है। उसमें हम दिखा रहे हैं कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी है, यानी हमारी एक फिल्म का नायक एक नंबर 1 है, जो कि नदी में डूबते हुए गांव में एक बच्चे की जान बचाता है। हमारा 2 नंबर का जो नायक है वो महानगर में क्या करता है, अपनी बेशकीमती कार चला रहा है, उस कार से किसी बूढ़े फेरी वाले को टक्कर मार देता है। और समय के साथ, कालांतर में समय जब आगे बढ़ता है तो दोनों नायकों की मुलाकात देश की राजधानी में होती है और दोनों नायक नंबर 1 अब बड़ा मजदूर नेता बन गया जिसने बच्चे की जान बचाई, और जिसने बूढ़े फेरी वाले को टक्कर मारी वो एक कामयाब उद्योगपति बन गया। तो ये 2 सीन हमारे पास है जिनको हम क्या कर रहे हैं, फिल्म में दिखा रहे हैं। मतलब कि इन दोनों व्यक्तियों का यहाँ तक का सफर हम एक साथ दिखा सकते हैं। एक साथ हमने कैसे दिखाया। मैं पर्दे की बात कर रही हूँ, नाटक की बात नहीं कर रही हूँ। नाटक जो कि मंच पे खेला जा रहा है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ केवल पर्दे की बात हो रही है। जैसे सिनेमा का पर्दा है, टेलीविजन का पर्दा है, तो दोनों को हमने दिखाया। एक बार एक की जीवनी दिखाई, तुरंत हमने उसके साथ साथ में ही दूसरे की जीवनी भी दिखा दी। या आप देखते हो कि पर्दे के बीच में 2 भाग करके के दोनों की एक साथ जीवनी भी दिखाई जा सकती है। कल हमने पढ़ा था कि वीणा किस तरह अंडे के छिलकों को मोजे में डाल रही थी, मतलब डले हुए थे, और उसके बारे में वो क्या सोच रही थी, फ्लैश फॉरवर्ड सोच रही थी कि अगर यदि मेरी सास जो जमुना है अभी आ जाए तो वो किस तरह पड़ोसियों के सामने और परिवार के सामने मुझे बेइज्जत करेगी। यानी वो मन में सोच रही है, फ्लैश फॉरवर्ड चल रही है, भविष्य की तरफ जा रही थी। उसी तरह अगर हम अंडे के छिलके का ही उदाहरण लें तो जिस समय वीणा अंडे फ्राइंग पैन में डालकर हलवा बनाना शुरू करती है, उसी समय हम दिखा सकते हैं कि घर के बाहर जमुना देवी रिक्शे से उतरकर उसे पैसे दे रही है, और हम फिर दिखाते हैं कि वीणा का हलवा लगभग तैयार हो गया। जिस तरह हमने ये दोनों सीन उद्योगपति का और मजदूर नेता का दिखाया, उसी तरह हम जो हमारा अंडे के छिलके जो नाटक है, एकांकी है, उसको हम इस तरह दिखा सकते हैं कि वीणा अंडे को फ्राई पैन में डाल करके हलवा बना रही है। एक तरफ तो हम ये दिखा सकते हैं, दूसरी तरफ हम ये दिखा सकते हैं कि उसकी सास जो जमुना देवी कहीं से जाके आई है वो उतर करके रिक्शे वाले को पैसे दे रही है। तब तक वीणा का हलवा हम दिखाएंगे कि वो बन करके तैयार हो गया है। उधर जमुना देवी घर के अंदर घुस रही है, फिर हलवा, फिर जमुना देवी वगैरह वगैरह। इस तरह की युक्ति कई बार पटकथा में नाटकीय तनाव बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती है। अब देखो, मतलब हम क्या दिखा रहे हैं कि कभी हलवा बन के तैयार हो रहा है, कभी जमुना देवी उसको पैसे दे रही है, कभी वो अंडा फोड़ रही है, कभी जमुना देवी रिक्शे में बैठ कर के आ रही है। तो इस तरीके के जो सीन हम दिखाते हैं या दृश्य जो हम देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, दिमाग में एक तनाव पैदा करते हैं। क्या करते हैं, तनाव पैदा करते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है, दृश्य। दृश्य को इंग्लिश में कहते हैं सीन। जो सीन हम देख रहे हैं, जो दृश्य हम देख रहे हैं, वो मेन होता है। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है। हम पर्दे पर देखते हैं, कहानी आगे चलती है,
जैसे नाटक की क्या होती है, लीनियर होती है, एक रेखीय कहानी होती है, लेकिन पटकथा की कहानी एक रेखीय नहीं होती है, बार बार दृश्य इसमें चेंज होते हैं। और जो दृश्य होते हैं वो पटकथा की मूल इकाई होती है, यानी मेन जो होता है, मूल जो होता है वो दृश्य होता है। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है, यानी एक ही काम एक समय में होता है। तो उससे क्या है, हमारे जो हम पर्दे पर जो हम देख रहे हैं फिल्म को, वो हमको तनाव पैदा नहीं करती है। इन तीनों में से किसी एक के बदलने से भी दृश्य बदल जाता है। किस किस से? एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित होता है यदि इन तीनों में से स्थान एक हो, समय एक हो और कार्य व्यापार, तीन चीजें हो गई, स्थान, समय और कार्य व्यापार, इन पर एक दृश्य निर्मित होता है। यदि इन तीनों में से किसी एक के बदलने से क्या होता है, दृश्य बदल जाता है। मान लो स्थान बदल गया तो दृश्य बदल जाएगा, समय बदल गया तो दृश्य बदल जाएगा और कार्य व्यापार बदल गया तो दृश्य पूरा ही बदल जाता है। हम आपके पाठ्यक्रम में से रजनी का एक उदाहरण देते हैं। मन्नू भंडारी का हमारे पास एक नाटक था, हमने पढ़ा था रजनी के नाम से, जिसमें रजनी किस तरह मतलब हेडमास्टर के पास जाती है, किस तरह शिक्षा अधिकारी के पास जाती है, वो नाटक हम कक्षा में अपनी में पढ़ चुके हैं। दृश्य एक में क्या होता है, वो रजनी नाटक का एक दृश्य है कि दृश्य एक में लीलाबेन नामक एक महिला के फ्लैट में शुरू होता है। समय शायद दोपहर का है क्योंकि उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है, यानी रजनी के फ्लैट का दृश्य है। लीलाबेन नाम की एक महिला वहाँ आती है और समय क्या है, दोपहर का है। दोपहर का समय क्यों बताया गया है, क्योंकि उस समय उसका बेटा जो अमित होता है वो स्कूल से आने वाला होता है। दृश्य 2, अब अगला दृश्य क्या है, अगले दिन अमित के स्कूल का हेडमास्टर के कमरे में और वक्त फिर दिन का ही है। दृश्य 3, उसी दिन रजनी का फ्लैट और वक्त है शाम का। ये सारे अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग दृश्य हैं। जैसे पहला दृश्य क्या है, पहला दृश्य लीलाबेन का फ्लैट है, उसका बेटा अमित, दोपहर का समय, समय भी देखो बच्चों नोट किया जाता है, दोपहर का समय इसलिए बताया गया है क्योंकि उसका बेटा स्कूल से लौट के आया है। दृश्य 2 हम देखते हैं अगले दिन का कि अमित के स्कूल के हेडमास्टर, नेचुरल है, बहुत सामान्य सी बात है कि दिन के समय स्कूल खुलता है, हेडमास्टर के कमरे का और वक्त दिन का है। दृश्य 3 उसी दिन का है, रजनी के फ्लैट का या रजनी के घर का है और वक्त है शाम का। ये सारे अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग दृश्य फिल्माए गए हैं। अब आगे देखिए, मान लीजिए पहले दृश्य में हम ये दिखाते हैं कि रजनी और लीलाबेन बात करते करते रसोई घर में जाते हैं, तो बावजूद इसके कि समय, कार्य व्यापार, चरित्र सब एक ही हैं, फिर भी दृश्य की संख्या बदल जाती है। पहले क्या है, लीलाबेन दरवाज़ा खोलती है, रजनी और अमित दोनों आते हैं, दोपहर का दृश्य है ना, समय भी वही है, सब चीज़ वही है। लेकिन जब रजनी और लीलाबेन बात करते करते रसोई घर में चली जाती हैं तो क्या होता है, जगह बदल जाती है। अभी तक तो फ्लैट का दरवाज़ा खोल के घर के अंदर आ रहे हैं और जैसे ही वो दोनों रसोई घर में जाती है तो क्या होता है, दृश्य की संख्या भी बदल जाती है और जगह भी बदल जाती है क्योंकि घटना का स्थल बदल गया है। क्या हो जाता है, दृश्य संख्या क्यों बदल जाती है, क्योंकि घटना का स्थल बदल गया है। दृश्य संख्या 1 क्या थी, लीलाबेन का दरवाज़ा खोलना, अमित का अंदर आना, दोपहर का समय होना। दृश्य संख्या 2 क्या हो गई, उन दोनों का रसोई घर में आना, यानी जगह का, स्थान का बदल जाना। चलिए अब हम उस दृश्य को देखते हैं जहाँ रजनी अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कमरे के बाहर बैठी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही है। अब हम और अगला कोई दृश्य देखते हैं उस दृश्य को कि जिसमें रजनी क्या है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कमरे के बाहर बैठी हुई है और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही है। अब मान लीजिए रजनी को 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ता है। इतनी देर का दृश्य सिर्फ रजनी के बैठे रहने का दिखाएंगे तो दर्शक बोर हो जाएंगे। ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं। हम देखते हैं पिक्चर में क्या होता है, घड़ी लग रही है घड़ी, 12 बज रहे हैं, 1 2 3 4 जो भी बज रहे हैं इनमें घड़ी में। अब मान लो रजनी बैठी है और रजनी को कितने मिनट बैठना है, 20 मिनट बैठना है, तो हम पहले घड़ी की सुई किस पे दिखाएंगे, इस पे दिखाएंगे। मान लो 6 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, उस पर दिखाएंगे और तुरंत हम क्या कर लेंगे, घड़ी की सुई को 4 पर, यानी 20 मिनट तक हमको दिखाना है तो हम 6:20 दिखा देंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, वहाँ एक वॉल क्लॉक लगानी होगी जिससे ये पता चलेगा कि रजनी ने यहाँ 20 मिनट इंतजार किया। यदि हम वास्तव में 20 मिनट तक इंतजार कराएंगे तो दर्शक बोर नहीं हो जाएगा, दर्शक बोर हो जाएंगे। तो क्या है, अतः इस दृश्य की पटकथा कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी। अब देखो दृश्य 4, यानी कि किस तरह इसकी पटकथा लिखी जाएगी। शिक्षा अधिकारी का दफ्तर है, बाहरी कक्ष है, दिन है और अंदर, ये सब चीज़ें लिखी जाएगी। शिक्षा अधिकारी का दफ्तर, बाहरी कक्ष, दिन का समय है और अंदर की
जगह, यानी बाहरी जगह नहीं, अंदर की जगह। शिक्षा अधिकारी के कमरे के बाहर उसका नाम और पद की तख्ती लगी है। उसी के साथ मुलाकात का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है और सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग बैठे हैं, प्रतीक्षारत हैं। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है। एक तो बेचैनी जो टपक रही है, ये क्या बता रही है? मतलब वो चेहरे पे भाव इस तरीके की ला रही है कि मुझे इतनी देर हो गई, बार बार घड़ी देख रही है या दीवार की क्लॉक देख रही है कि इतना टाइम हो गया है, मुझे अभी तक शिक्षा अधिकारी जी ने बुलाया नहीं है। इससे हमको क्या पता चलेगा कि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। बार बार अपनी कलाई में जब वो बंदी घड़ी देखती है और मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। अब रजनी क्या कहती है चपरासी से, ये बाहर का ही सीन है, अभी कितनी देर और बैठना होगा, अब कितनी देर और बैठना होगा। इस संवाद से भी हमको पता चलता है कि रजनी को यहाँ बैठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। यानी ये चपरासी का संवाद है। अब रजनी क्या करती है, अपने आप में भुनभुनाते हुए, यह तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कट टू, यानी दूसरा दृश्य अब कट हो जाएगा। बस यहाँ तक का सीन चलेगा, यहाँ तक का दृश्य। अब अगला दृश्य दिखाएंगे। देखो अब दृश्य 5, वो दृश्य खत्म हो गया बाहर का, जो रजनी और चपरासी के बीच में वार्तालाप था। शिक्षा अधिकारी का दफ्तर, यानी कि जब हम पटकथा लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, जैसे पहला वाला चपरासी का और रजनी का जो वार्तालाप था वो दृश्य 4 में था। अब शिक्षा अधिकारी के कमरा, जो शिक्षा अधिकारी का दफ्तर है, उसका बाहर का कक्ष है, चाहे रजनी और चपरासी की बात हो रही हो, लेकिन हम दृश्य 5 लगाएंगे, या चाहे हम शिक्षा अधिकारी का कमरा हो तो हम नया दृश्य इसको चालू करेंगे। जैसे शिक्षा अधिकारी का दफ्तर है, बाहरी कक्ष है, दिन हो रहा है और अंदर का कमरा है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। पहली बार क्या था, बाहरी कक्ष था, लेकिन दिन और यहाँ बाहर लिख रखा था। कैमरा ऑफिस के अंदर जाता है। अब पहले तो बाहरी मतलब जो जिला शिक्षा अधिकारी थे उनके कमरे के बाहर था कैमरा, अब कैमरा अंदर जाता है। साहब मेजर पर पेपर वेट घुमा रहे हैं, फिर घड़ी देखता है और फिर घुमाने लग जाता है। अब ये सीन भी कट टू, अब इतना ही सीन होता है और ये सीन कट हो जाता है। अब आगे देखो दृश्य 6, नया दृश्य आ गया। शिक्षा अधिकारी का दफ्तर है, बाहरी कक्षा दिन है और अंदर की जगह है। वही बाहर वाली जगह एक आदमी आता है, जहाँ रजनी बैठी हुई है वहीं बाहर वाली जगह एक आदमी आता है। अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है और लौटकर उस आदमी को अंदर आने का इशारा करता है। रजनी के चेहरे पर तनाव, डिजोल्व टू, यानी कि अब ये वाला दृश्य डिजोल्व हो जाएगा। इससे पहले दृश्य 5 शिक्षा अधिकारी के कमरे के अंदर का था, दृश्य 6 शिक्षा अधिकारी के कमरे का बाहर का दृश्य है। अब आगे देखो, अब दृश्य 6 के क्या है, दृश्य 6 के वही जगह है कुछ देर बाद, यानी हमने जो पिछला दृश्य 6 देखा उसका क्या पार्ट देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जगह वही है। रजनी अभी भी चपरासी को घूर कर देख रही है, जो मजे से अपने स्टूल पर बैठा है। पिछले दृश्य में जो व्यक्ति घूस देकर भीतर गया था, घूस का मतलब होता है रिश्वत देकर के भीतर गया था, वह अधिकारी के कमरे से बाहर निकलता है। यानी अब जो व्यक्ति अंदर गया था, तब शिक्षा अधिकारी का कमरा नहीं दिखाया क्योंकि वो बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन रजनी को दिखाना जरूरी था, इसलिए दृश्य 6 में क्या था, बाहर का दृश्य था। दृश्य 6 के में भी बाहर का ही दृश्य है। वह मुस्कुराता हुआ जाता है। रजनी उठकर दनदनाती भीतर जाने लगती है। रजनी क्या करती है, शिक्षा अधिकारी के कमरे की तरफ जाने लगती है। अब चपरासी बाहर का ही दृश्य है। अरे 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 किधर को जाती, अभी घंटी बजी क्या? रजनी फिर वहीं खड़ी खड़ी बोलती है, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं, और दरवाज़ा धकेलकर भीतर चली जाती है। यानी रजनी तो अब अंदर चली गई, लेकिन चपरासी है जो अभी दृश्य 6 क्या चल रहा है, बाहर ही खड़ा है, वो कहता है अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं। वहाँ बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। कट टू, अब ये वाला सीन कट हो जाता है। अब अगला दृश्य आएगा, दृश्य 7। दृश्य 7, अब शिक्षा अधिकारी के कैमरा वापस अंदर चला जाता है। शिक्षा अधिकारी का दफ्तर है, बाहरी कक्ष है, दिन का समय अंदर का। दृश्य 5 वाला कमरा, जो 5 नंबर का दृश्य था वही कमरा है। निदेशक कुर्सी की पीठ से टिकाकर सिगरेट पी रहे हैं और रजनी को देखकर आश्चर्य से। 5 नंबर में जो दृश्य आया था ये वही कमरा है। अब पहले तो निदेशक उसमें पेपर वेट घुमा रहा था, लेकिन जैसे ही रजनी उसमें घुसी तो उसने देखा निदेशक कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रहे हैं और रजनी को देखकर बहुत ही आश्चर्य से देखते हैं रजनी को कि अंदर कैसे आ गई। इसी तरह कथानक को दृश्य में बदलने का क्रम आगे बढ़ता जाएगा। बाहर का दृश्य
अंदर का दृश्य, बाहर का दृश्य, अंदर का दृश्य या कहीं और का दृश्य। तो इन जैसे जैसे मतलब हम अलग अलग सीन को शूट करते हैं तो हम दृश्य संख्या लिखते हुए चले जाते हैं और समय भी लिखते हैं और कहाँ का दृश्य है हम ये भी लिखते हैं। यहाँ पर गौर करने लायक दो तरह की बातें हैं। पहली तो ये कि हमने किन आधारों पर दृश्य का बंटवारा किया, यानी हमने जो दृश्य है, जो सीन है, उसको किस आधार पर बांटा। दृश्य संख्या 4, 5, 6 के कार्य व्यापार में निरंतरता है, लेकिन घटना स्थल में दो अलग अलग दृश्य हैं। दृश्य संख्या 4, 5 और 6 इनके कार्य में निरंतरता है। अंदर बाहर हो रहा है, यानी बाहर रजनी बैठी है, अंदर शिक्षा अधिकारी बैठा है। कभी बाहर का सीन हम दिखा रहे हैं, कभी अंदर का दिखा रहे हैं, कभी बाहर का दिखा रहे हैं, कभी हम अंदर का दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कार्य व्यापार में तो निरंतरता चल रही है, वो दोनों जो दृश्य आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन दृश्य क्या है, जुड़े हुए कार्य व्यापार से जुड़े होने के कारण भी, लेकिन उनकी जगह अलग अलग है, इसलिए हमने उसके अंदर क्रम डाल दिए हैं, क्रम 6, 4, 5, 6। और जहाँ दोबारा हम उसी को दिखा रहे हैं, उसी दृश्य को, उसी जगह को दिखा रहे हैं, तो हमने वहाँ डाला दृश्य 6 के। अब आगे देखो, इसी प्रकार दृश्य 6 और 6 के का घटना स्थल एक ही है। ये मैं आपको बता चुकी, दृश्य 6 और 6 के का घटना स्थल एक है, लेकिन दोनों दृश्यों के बीच लगभग 5-10 मिनट का फासला है, इसलिए दो भिन्न दृश्य संख्या हमने डाल दी। दोनों के बीच में 5-10 मिनट का क्यों फासला है? क्योंकि पहले बीच में हमने दृश्य क्या दिखा दिया, दृश्य 7 को दिखा दिया, क्योंकि उसके अंदर शिक्षा अधिकारी बैठा हुआ पेपर वेट घुमा रहा है। आगे देखो, दूसरी गौर करने लायक बात यह है कि पटकथा लिखने का विशिष्ट ढंग, हमेशा दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल लिखा जाता है। पटकथा लिखने का एक विशिष्ट ढंग होता है। पटकथा ऐसे ही कहानी की तरह नहीं लिखी जाती है, हमेशा दृश्य संख्या के साथ, दृश्य संख्या तो लिखेंगे, दृश्य की लोकेशन यानी दृश्य की जगह क्या है या उस घटना स्थल को भी लिखा जाता है। बाहरी स्थल है, अंदर का स्थल है, दिन का समय है या रात का समय है, शाम का समय है या कैसा वातावरण है, वो कमरा है, वो पार्क है, वो रेलवे स्टेशन है या शेर की मांद है। उसके बाद लिखा जाता है घटना का समय, दिन, रात, सुबह और शाम। इस तरह एक पटकथा लिखी जाती है। यानी हम कहानी को संवादों के रूप में लिखने के साथ साथ सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, इसका एक विशेष ढंग है कि दृश्य संख्या के साथ सर्वप्रथम दृश्य की लोकेशन या जगह को देखते हैं या घटना स्थल को देखते हैं। वो कमरा है, वो पार्क है, वो रेलवे स्टेशन है या शेर की मांद है, कौन सी जगह है, जंगल है, पार्क है, क्या है। और उसके बाद लिखा जाता है घटना का समय कि दिन है, रात है, शाम है या सुबह है। इस तरह पटकथाएं लिखी जाती है। अब तीसरी जानकारी जो दृश्य के शुरू में दी जानी जरूरी होती है वो ये है कि घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह में, ये भी बताया जाएगा। भाई जो फिल्मकार फिल्म बनाएगा वो तो कहानी को पढ़ के बनाएगा ना। मान लो कहीं कोई एक नृत्य गीत चल रहा है, कहीं अभिनेता अभिनेत्री का नृत्य गीत चल रहा है, वो नृत्य गीत किसी बंद किसी होटल के उसमें चल रहा है, वो जो सरफेस है वो बंद है, किसी होटल में चल रहा है या किसी बाहर पार्क में चल रहा है या कहाँ चल रहा है, ये जगह इसमें पटकथा में बतानी बहुत ज़रूरी होती है कि जो घटना स्थल है वो बंद जगह में है या खुली जगह में है, अंदर है या बाहर है। आमतौर पर ये सूचनाएं अंग्रेजी में लिखी जाती है और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों का इंटीरियर या एक्सटीरियर के 3 शुरुआती अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है INT इंटीरियर और या एग्जिट। मतलब जब हम पटकथा लिखते हैं तो हम ये जो 2 शब्द है, मतलब अंदर का दृश्य या बाहर का दृश्य, उसके लिए हम ये 2 मतलब जो स्मॉल शब्द होते हैं उनको काम में लेते हैं, इंटीरियर या एग्जिट। इन 2 शब्दों को काम में लेते हैं कि बाहर हो रहा है, घटना स्थल बाहर का है या घटना स्थल अंदर का है। ये पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है। कौन सा वाला? ये वाला, इंटीरियर और एग्जिट वाला। की मतलब कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है, लोकेशन कहाँ की है। तो ये जो प्रारूप है ये क्या है? ये पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है। सिनेमा या टेलीविज़न के कार्यक्रमों के निर्माण में कई टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। देखो ये कोई नाटक तो है नहीं। अब नाटक में क्या है, बहुत सारे दृश्य हम नहीं दिखा सकते हैं। नाटक में हम एक दृश्य में ही और एक रेखीय रूप में नाटक को दिखा देते हैं क्योंकि वो मंच पर होता है। मैंने आपको बताया जंगल का सीन यदि हमें दिखाना है तो एक पर्दा खींचते हैं और पर्दे के ऊपर जो जंगल के चित्र बने हुए थे वो दिखाते हैं और फिर उसके बाद वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। लेकिन पिक्चर में ऐसा नहीं होगा, फिल्म में ऐसा नहीं होगा। फिल्म दिखाने में जब हम जंगल दिखाएंगे तो वास्तव में जो हमारा जंगल का सीन है उसे हम जंगल में ही क्या करेंगे, चाहे जंगल जैसी जगह हो वहाँ पर उस सीन को शूट किया जाता है। तो सिनेमा या टेलीविज़न के कार्यक्रम के जो निर्माण होते हैं उनमें कई टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। कैमरे जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें काम में ली जाती हैं।
पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत फिल्म या टीवी के कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर तथा उनके सहायकों की अपने अपने काम में काफ़ी मदद करते हैं। आपने अपनी कक्षा में एक सत्यजीत राय के द्वारा एक अप्पू की कहानी है वो पढ़ा होगा। उसमें सत्यजीत राय एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे कि मतलब किस तरह वो फिल्म की शूटिंग करते हैं, उनको किन किन लोगों का सहारा मतलब चाहिए, किस तरह कैमरामैन आता है, किस तरह टेक्नीशियन आते हैं, रिकॉर्ड करने वाला कहाँ बैठता है, ये सब चीज़ें उस कहानी के अंदर बताई गई है। तो पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत, जो पटकथा कहानी है, जो फिल्म की कहानी है, उसके संकेत में फिल्म या टीवी के कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट जो आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, आर्ट के जो डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है और उनके सहायकों की अपने अपने काम में काफ़ी मदद करते हैं। कौन? जो ये संकेत है, पटकथा के जो संकेत है ना, कौन कौन सी जगह कौन सी है, अंदर है या बाहर है, घटना स्थल क्या है, समय कौन सा हो रहा है, ये सारे संकेत हैं जो टीवी के कार्यक्रम या टीवी के कार्यक्रम हो या फिल्म के कार्यक्रम में ये जो निर्देशक होते हैं, कैमरामैन होते हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, ये प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, इन सब की क्या करते हैं, फिल्म को शूट करने में बहुत मदद करते हैं। इसी प्रकार दृश्य के अंत में कट टू, डिजोल्व टू, फेड आउट आदि जैसी जानकारी निदेशक व एडिटर को उनके काम में सहायता पहुंचाती है। जैसे मान लो पटकथा लिखी हुई है, दृश्य एक, कट टू, तो उनको पता चल जाता है कि निर्देशक है जिनको कि मुझे यहाँ इतना सीन यहाँ बनाना है, इतना सीन यहाँ शूट करना है, उसके अंत में कट बोलना है या डिजोल्व टू बोलना है या फेड आउट बोलना है। तो ये जब हम पटकथा में लिख दिया जाता है तो इससे निदेशक को बहुत ही सहायता प्राप्त होती है। अब तो खैर कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा लेखन का प्रारूप बनाया रहता है। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड ज़माना है, सब चीज़ें ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए जिन पर क्या है, पटकथा का प्रारूप बना हुआ रहता है और उसी के अकॉर्डिंग पटकथा को टाइप करके उस पर कंप्यूटर पर लिख दिया जाता है। साथ ही साथ वो आपको ये बताने में भी सक्षम होते हैं कि आपकी पटकथा में कहाँ कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। यानी जो सॉफ्टवेयर है, हम जब पटकथा को उस पर डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, तो हम जो प्रारूप में हम उसको जब डालेंगे तो कंप्यूटर हमको ये बता देता है कि हमने जो पटकथा लिखी है उसमें हमने कहाँ गलती की है, हमने किसी घटना स्थल को बताने में गलती की है, दृश्य को बताने में गलती की है। दो दृश्य एक साथ आ रहे हैं, जैसे अपने यहाँ दृश्य 6 और 6 के आए, लेकिन दोनों को हमने अलग अलग दिखाया है क्योंकि 1 सेकंड के लिए बीच में एक आदमी आता है और वो अंदर शिक्षा अधिकारी के कमरे में जाता है, तो वो क्या है, दृश्य थोड़ा सा कट हो जाता है, दृश्य 6 और 6 के। तो यदि हम दोनों को दृश्य 6 लिख देंगे तो हमारा कंप्यूटर बता देगा नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं, ये अलग सीन है, वो अलग सीन है। अक्सर उसे सुधारने का सुझाव भी आपको ये सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। यानी हम पटकथा में गलती करेंगे तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमको सुझाव दे देता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और उसे स्वीकार करना या ना करना आपकी सूझबूझ और अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आपको लगता है नहीं मैं सही हूँ, मैंने सही लिखी है पटकथा और मैंने कट टू, डिजोल्व टू ये सारा मैंने सही किया है, तो ये अपनी इच्छा पर है कि आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात माने या ना माने। तो देखो बच्चों, आज हमने यहाँ पटकथा लिखने का तरीका जाना कि पटकथा किस तरह लिखी जाती है। पटकथा एक सीधी कहानी नहीं लिखी जाती है। पटकथा लिखने के लिए सर्वप्रथम हमें जगह, लोकेशन, समय और जो घटना स्थल की जो जगह, वो सब चीज़ें हमें इसमें बतानी पड़ती है और उसी के आधार पर निर्देशक होते हैं, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, उनको इसमें मदद मिलती है। और आजकल तो कंप्यूटराइज जो पटकथाएं लिखी जाती है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो इससे क्या है, फिल्में बनाने में, टेलीविज़न पर और सिनेमा पर फिल्म बनाने में काफ़ी मदद प्राप्त होती है। तो बच्चों, हमारा यह कथा पटकथा वाला पाठ आज यहाँ समाप्त हो गया है। आप इसको पढ़ें और पढ़ करके पुनः समझने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।